Hello and welcome to Prep Sprint. I'm going to discuss the French Revolution in this chapter. This chapter we are going to discuss different topics like the idea of French Revolution, and we will see the French society, how the society was divided among three different groups. We will also see the causes of revolution, rise of middle class and philosophers. इसमें हम मिडिल क्लास का क्या रोल है और कैसे फिलोसोफर्स के आइडियाज़ को फैलाया गया जिससे फ्रेंच रेवोल्यूशन फैला। आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन, कैसे फ्रांस की क्रांति, फ्रेंच रेवोल्यूशन कैसे फैलता है। इसके अलावा इस रेवोल्यूशन के बाद कैसे मोनार्की इस्टेब्लिश होती है और रिपब्लिक इस्टेब्लिश होता है, और फिर रेन ऑफ टेरर जो शुरू होता है जिसे मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर शुरू करते हैं। इसके बाद डायरेक्टरी और नेपोलियन का रूल आता है। ये तमाम इवेंट्स हम लोग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ हम रोल ऑफ वीमेन, एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी के बारे में भी देखेंगे, और रेवोल्यूशन का हमारी एवरीडे लाइफ में क्या यूसेज है, क्या उसका इम्पैक्ट पड़ा लोगों की दुनिया में, लोगों की लाइफ में, इसको भी देखेंगे। इसके अलावा इम्पैक्ट और लीगेसी क्या है, ये तमाम चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। तो इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स। सो स्टार्टिंग द चैप्टर हाउ द फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्टेड, कैसे फ्रांस की क्रांति की शुरुआत होती है। तो सबसे पहला जो इवेंट है दैट इज स्टॉर्मिंग ऑफ बैस्टाइल। सो बैस्टाइल जो था वो एक प्रिजन था, एक जेल थी जहाँ पर उस समय के जो राजा थे वो जो भी कुछ गलत काम करता, उनके खिलाफ बोलता, उनके अपोजिशन में बोलता, उसको उस जेल में कैद कर देते थे। 14 जुलाई 1789 को पेरिस, जो कि राजधानी थी फ्रांस की, वहाँ पर लोग इकट्ठा हुए और तमाम जो ट्रूप्स थे वहाँ पे, सिपाही थे, सबको ऑर्डर में कर दिया गया। ऐसे रूमर्स फैलाए गए कि आर्मी जो है वो सिटीजन्स पर अटैक करने वाला है, फायरिंग करने वाला है। तो इस तरह की पूरा सिचुएशन क्रिएट हो रहा था कि बैस्टाइल, जो कि एक प्रिजन था जहाँ पर कैदियों को रखा जाता था, वहाँ पर लोग इकट्ठा हुए, पूरी जनता वहाँ पर इकट्ठा हो गई, और फिर ऐसे रूमर्स आने लगे कि जो अभी राजा की आर्मी है वो इन पर फायर करने वाली है। 7,000 लोग जो थे वहाँ पर, वो बिल्कुल अपने हाथों में हथियार लेके वहाँ पहुँच चुके थे, और इस तरीके से आर्म्स के लिए, यानी कि हथियारों के लिए, लोगों ने बैस्टाइल पर अटैक कर दिया। बैस्टाइल जो है एक तरीके से सिंबल था डेस्पोटिक पावर का, यानी कि राजा जिसको भी चाहता था उसको प्रिजन में भेज देता था, जेल में बंद कर देता था। तो इस तरीके का एक सिंबल था। इसमें जो कमांडर था वो मार डाला गया, और 7 और प्रिजनर्स जो थे वो इससे छुड़ा लिए गए। तो ये एक बहुत बड़ा इवेंट है जिसे स्टॉर्मिंग ऑफ बैस्टाइल के नाम से जानते हैं। ये पूरी जो जेल थी, इसको, फोर्ट्रेस को डिमोलिश कर दिया गया, और जो उसके पत्थर थे, जो उसकी ईंटें थी, उसको भी बेच डाला गया। ये पहला इवेंट है फ्रांस के इतिहास में जिससे फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत होती है। कैसे स्टॉर्मिंग ऑफ बैस्टाइल होता है, बैस्टाइल पर अटैक करते हैं लोग और फिर उसको तोड़ फोड़ करके, उसको डिमोलिश करके उसकी ईंटें तक बेच देते हैं। इसके बाद बात करें हम कि बैस्टाइल के बाद क्या होता है, तो दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट व्हेन रेवोल्यूशन बिगिंस। यहाँ से रेवोल्यूशन शुरुआत होता है। पेरिस और उसके आसपास के इलाकों में दंगे भड़कने शुरू होते हैं, और लोग जो हैं वो खाने की जो कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, जो प्राइस ऑफ ब्रेड है, रोटी की जो कीमत थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, उसके खिलाफ लोग प्रोटेस्ट करना शुरू हुए। हिस्टोरियंस का, इतिहासकारों का मानना है कि ये एक तरीके से चेन ऑफ इवेंट्स था, कई सारे इवेंट्स थे जो रेवोल्यूशन की तरफ फ्रांस को लेकर जाते हैं। और लास्ट में, अंतिम में जो काम होता है वो है एग्जीक्यूशन ऑफ द किंग। जो वहाँ का राजा था लुइस 16, उसको लोग मार डालते हैं, और इस तरीके से रेवोल्यूशन शुरू होता है। अब लुइस 16 जो कि फ्रांस का राजा था, इसके बारे में हम लोग सबसे पहले हम बैकग्राउंड देखते हैं कि कैसे रेवोल्यूशन शुरू हुआ और कैसे चीज़ें आगे बढ़ी। तो बिफोर नोइंग अबाउट द रेवोल्यूशन वी विल सी व्हाट वेर द कंडीशंस बिफोर द रेवोल्यूशन। सो आपको याद रखना है, लुइस 16 जो है ये किंग बना था फ्रांस का 1774 में, और उस वक्त उसकी जो एज थी वो सिर्फ 20 ईयर्स थी। इसके अलावा उसने एक ऐसी प्रिंसेस से, शहजादी से शादी किया जो कि ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, जिसका नाम था मैरी एंथोइनेटे। मैरी एंथोइनेटे ये उसकी रानी थी, और बहुत ही लेविश लाइफ ये जी रही थी। अब देखो, कई सारे रीजंस हैं। जो यहाँ की ट्रेजरी थी, जो पूरा शाही खजाना था, वो पूरा खाली हो गया था। उसके पीछे कई सारे कारण थे, कई सारे रीजंस थे। पहला रीज़न ये था कि काफ़ी लंबे समय थे फ्रांस कई सारे देशों से वॉर कर रहा था, लड़ाइयाँ कर रहा था। और दूसरी जो चीज़ थी, एक्स्ट्रा वेजेंट कोर्ट, जो राजा का दरबार था वो बहुत ही आलीशान और शानदार था, जो कि वर्साय की बिल्डिंग में था। वर्साय एक बिल्डिंग है जो कि पेरिस में है। तो वहाँ पर इतना खर्चा कर रहा था राजा, और जो वहाँ की रानी थी वो भी काफ़ी पैसे खर्च करती थी, जिसकी वजह से वहाँ की जो ट्रेजरी थी वो खाली हो चुकी थी। इसके अलावा दूसरा जो बड़ा रीज़न है वो है अमेरिकन कॉलोनीज जो कि ब्रिटेन से लड़ाई कर रहे थे, उनको भी फ्रांस ने एड किया था, मदद दी थी। इस वजह से भी फ्रांस में एक तरीके से जो वहाँ की ट्रेजरी थी वो एम्प्टी हो गई थी।
अब बात करें कि जो वहाँ पर डेब्ट था उस कंट्री का, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, 2 बिलियन लेवरेज ऑफ डेब्ट दैट, और उस पर भी 10% इंटरेस्ट। आप याद रखेंगे उस वक्त जो इस यहाँ की करेंसी थी दैट वाज लेवर। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, अब राजा को राजपाट चलाना है, उसको वॉर में भी हिस्सा लेना है, उसको अपने कोर्ट को भी चलाना है। तो राजा ने क्या किया, जो टैक्सेस थे अवाम पर, जनता पर जो टैक्सेस थे उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, और इसकी वजह से और ज़्यादा प्रोटेस्ट होने शुरू हो गए थे। हम उस वहाँ की सोसाइटी को समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे फ्रांस की सोसाइटी ऑर्गेनाइज थी। फ्रांस की जो सोसाइटी थी, एक पुराना वहाँ पर सिस्टम था जिसे सोशल हायरार्की कहते हैं। जो वहाँ का पूरा सोशल सिस्टम था उसको 3 स्टेट्स में डिवाइड किया गया था। जो फर्स्ट स्टेट है उसे क्लेर्जी के नाम से जानते हैं। क्लेर्जी वो लोग होते थे जो रिलीजियस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे और चर्च से जुड़े हुए लोग थे। वो तमाम धार्मिक लोग जो धर्म का काम करते थे उन्हें क्लेर्जी के नाम से जानते थे। दूसरा जो स्टेट था, दूसरा जो ग्रुप था, वो नॉबिलिटी का था। और नॉबिलिटी मतलब होता है नवाब। जो रूलिंग क्लास थी, जो राजपाट करने वाले लोग थे, उनसे जुड़े हुए लोग जो है वो नॉबिलिटी के हिस्सा थे। इसके अलावा थर्ड ग्रुप कॉमनर्स का था, जिसमें मर्चेंट्स हैं, ट्रेडर्स हैं, वर्कर्स हैं, ये तमाम लोग जो है वो थर्ड स्टेट में आते थे। आप इस ग्राफ से देख सकते हैं क्लेर्जी की संख्या सबसे कम थी, उसके बाद नॉबिलिटी, सबसे ज़्यादा संख्या जो थी वो है थर्ड स्टेट के कॉमनर्स का। ये वहाँ की सोशल हायरार्की थी जो फ्रांस का रेवोल्यूशन से पहले हमें देखने को मिलता है। तो फ्रांस की जो सोसाइटी थी दैट वाज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट्स। पीजेंट्स जो थे वहाँ पर 90% ऑफ द पॉपुलेशन, यानी कि ये जो कॉमनर्स में पीजेंट्स भी आते हैं, और इनकी जो संख्या थी पूरी आबादी का 90% था, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या है। वहीं अगर बात करें जो क्लेर्जी और नॉबिलिटी हैं, ये 10% से भी कम थे, लेकिन इनकी जो प्रॉपर्टी थी दैट वाज 60% ऑफ लैंड दैट वाज ओन्ड बाय नॉबल्स, चर्च एंड रिच। तो इसमें जो क्लेर्जी के लोग थे, नॉबिलिटी के लोग थे, और कुछ लोग कॉमनर्स में भी थे जो रिच क्लास थे, वो तमाम मिला के 60% ऑफ द रिसोर्सेज पर कब्जा था उनका। तो इस तरीके से देखा जाए जो थर्ड स्टेट है उसके पास ज़मीन कम है, लेकिन उनकी संख्या ज़्यादा है, उनकी तादाद ज़्यादा है। अब हुआ क्या, जो थर्ड स्टेट था वही सिर्फ टैक्सेस पे करता था। जैसे कि मैंने बताया कि फर्स्ट और सेकेंड स्टेट के पास 60% ऑफ लैंड था, यानी कि ज़मीनें जो हैं वो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के पास है, लेकिन वो लोग टैक्स पे नहीं कर रहे हैं, वो किसी भी प्रकार का कर नहीं अदा कर रहे हैं। वहीं थर्ड स्टेट के पास 40% ज़मीन है और कर भी इन्हीं को पे करना है, कम रिसोर्सेज, लेकिन इनको पेमेंट, इनको टैक्स भी देना है राजा को। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी वहाँ की सोसाइटी का। अब देखो, जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट थे इनको प्रिविलेजेस मिले हुए थे, लेकिन जो टैक्स बर्डन था वो थर्ड स्टेट को था। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी उस सोसाइटी की। क्लेर्जी और नॉबिलिटी, फर्स्ट स्टेट एंड सेकंड स्टेट, दे एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्सेस, इनको किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना होता था। और ये लोग फ्यूडल ड्यूज और टिथे भी कलेक्ट करते थे। टिथे क्या होता है, एक ऐसा टैक्स जो चर्च के जरिए से लागू किया जाता है, उसे टिथे कहते हैं। टेली जब कोई गवर्नमेंट या स्टेट उस पर लागू करते थे, टेली उसे बोलते हैं। नॉबल्स, नवाब जो टैक्स वसूलते हैं उसे फ्यूडल ड्यूज कहते हैं। फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे उस समय, फ्यूडलिज्म का सिस्टम था मेडिवल यूरोप में, तो वो लोग जो टैक्स लेते थे उसे फ्यूडल ड्यूज के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट है, इन लोगों को कोई भी टैक्सेस पे नहीं करना है, और ये टैक्स पे करने के बजाय ये टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, फ्यूडल ड्यूज कलेक्ट कर रहे हैं, और इस तरीके से सारा जो बर्डन था वो थर्ड स्टेट के ऊपर था। अब थर्ड स्टेट को टैक्सेस भी पे कर रहे हैं, उन्हें फोर्स लेबर भी कराया जाता था, ज़बरदस्ती उनसे काम कराया जाता था। और टैली एक टैक्स था जो कि डायरेक्ट टैक्स था, और सरकार या वहाँ की जो गवर्नमेंट थी, जो राजा था, वो लोगों पर लगाता था। इसके अलावा कुछ और भी इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, जैसे कि नमक पर टैक्स था और टोबैको पर टैक्स था। तो एक तरीके से जो थर्ड स्टेट था वो हर एक तरफ से, चारों तरफ से टैक्सेस से घिरा हुआ था। ये एक बहुत बड़ी समस्या थी वहाँ की। अब यहाँ पर सबसे बड़ा जो चैलेंज था लोगों के लिए वो था स्ट्रगल टू सर्वाइव। लोगों को ज़िंदगी गुजारना ही, जीवन यापन करना ही बहुत मुश्किल हो चुका था, और एक बहुत बड़ी क्राइसिस की सिचुएशन फ्रांस में उत्पन्न हो गई थी। वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो 23 मिलियन थी पहले 1715 में, 1789 आते आते 28 मिलियन हो गई, यानी 5 मिलियन का इंक्रीज जो है आपको विद इन 75 ईयर्स आपको देखने को मिलता है। वहीं आप देखेंगे कि फूड डिमांड जो थी, चूंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो फूड डिमांड भी इंक्रीज कर रही थी, खाने की मांग बढ़ रही थी, लेकिन प्रोडक्शन जो है वो स्टैग्नेंट था, प्रोडक्शन में बढ़ोतरी नहीं हो रही थी। ये एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक फ्लॉ था वहाँ की इकोनॉमी में। इसके अलावा ब्रेड प्राइसेस जो थी, जो रोटी की कीमत थी, वो काफ़ी बढ़ चुकी थी, लेकिन जो वेजेस थे लोगों के, जो लोगों की आमदनी थी, इनकम था, वो वहीं की वहीं थी। जो 10 साल पहले कमा रहे थे वो अभी भी कमा रहे हैं, लेकिन ब्रेड की, रोटी की जो कीमत है वो आसमान को छूने लगी थी। इसके अलावा रिच और पुअर का जो गैप है वो भी काफ़ी ज़्यादा फैल चुका था।
अमीर अमीर हो गया था बहुत ज़्यादा और जो गरीब था वो बहुत ही गरीब रहा। इस तरीके से कुछ और नेचुरल कैलेमिटीज़ भी वहाँ पर आ रहे थे, जैसे कुछ इलाकों में सूखे पड़ गए, कहीं पर ओले गिरे जिसकी वजह से क्रॉप फेलियर हुआ, और ये भी एक बड़ा रीज़न बना वहाँ पर भुखमरी और दूसरी और सोशल प्रॉब्लम्स के लिए। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ? सब्सिस्टेंस क्राइसिस। सब्सिस्टेंस क्राइसिस पर आपसे बोर्ड एग्जाम में या आपके अभी फाइनल एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं। व्हाट इज सब्सिस्टेंस क्राइसिस? सब्सिस्टेंस क्राइसिस समझने के लिए देखिए, सबसे पहले मान लीजिए कि किसी भी देश में, किसी भी कंट्री में अगर वहाँ पर जो फसल है, जो वहाँ की क्रॉप है वो फेल हो जाती है, बैड हार्वेस्ट होता है, तो इससे होता क्या है? खाने की कमी होती है, फूड स्कार्सिटी। अब जब खाने की कमी होगी तो मार्केट में खाना लिमिटेड रहेगा, अब उसकी कीमतें बढ़ जाएंगी, हाई प्राइसेस। और हाई प्राइसेस जब होंगे तो सबके पास तो पैसा है नहीं, सबके पास समान इनकम रहता नहीं है, तो इसलिए वहां पर अब हंगर हो जाएगा, भूखमरी शुरू होगी, लोग भूख से मरने लगेंगे और भूख से बचने के लिए लोग चोरी डकैती करना शुरू करेंगे। इस तरह से समाज में एक अनरेस्ट की भी सिचुएशन पैदा हो जाती है। अब ये तमाम सिचुएशन जो है सब्सिस्टेंस क्राइसिस का, ये शुरू कैसे हुआ? तो दैट वाज एग्रीवेटेड बाय लो वेजेस एंड राइजिंग पॉपुलेशन। लोगों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन वहां पर लोगों की जो आमदनी है, वेजेस हैं, वो अभी भी कम है। इस वजह से सब्सिस्टेंस क्राइसिस जन्म लेती है। अब अगर हम बात करें कि और क्या क्या चीजें वहां पर हो रही थी फ्रांस में, कैसे क्रांति की तरफ वो समाज बढ़ता है, तो मिडिल क्लास जो वहां का था, एक नया मिडिल क्लास वहां पर राइज होना शुरू होता है। अब मिडिल क्लास में कौन कौन लोग शामिल हैं? तो मिडिल क्लास में मर्चेंट्स, मैन्युफैक्चरर्स, लॉयर्स और ऑफिशियल्स, ये सब मिडिल क्लास में थे। इनको वेल्थ कहां से मिलती थी? तो ये लोग ओवरसी ट्रेड करते थे, साथ ही साथ टेक्सटाइल प्रोडक्शन का भी काम करते थे, कपड़े वगैरह बना के और उसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो काम करते थे, वहां से इनकी आमदनी आती थी। और इनका ये बिलीव था कि हर एक व्यक्ति को बर्थ के ऊपर मेरिट होना चाहिए, इक्वलिटी और फ्रीडम की बात करते थे लोग। तो एक नया क्लास वहां जन्म लेता है, जो तीनों, अब हमने अभी देखा वहां पर सोसाइटी जो थी वो डिवाइडेड थी 3 स्टेट्स में। सबसे पहले क्लर्जी, फिर नोबिलिटी और फिर कॉमनर्स। उन्हीं में से एक नया तबका, एक नई समाज उत्पन्न होती है जिसे मिडिल क्लास के नाम से जानते हैं, जो मर्चेंट्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स, लॉयर्स हैं। और ये लोग अब इक्वलिटी की बात करेंगे, फ्रीडम की बात करेंगे। फ्रेंच रेवोल्यूशन में फिलोसोफर्स के आइडियाज काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 3 अहम फिलोसोफर्स हैं, जॉन लॉक, मॉन्टेस्क्यू एंड रूसो। इन तीनों ने काफ़ी सारे आइडियाज़ दिए जिससे इंस्पायर होकर रेवोल्यूशनरीज उनके आइडियाज से इंस्पायर हुए और आगे चलकर फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। जॉन लॉक, जिन्होंने डिवाइन राइट ऑफ किंग को रिजेक्ट किया, इन्होंने कहा कि जो राजा है वो हमेशा ये दावा करता है कि चूंकि हमें ईश्वर ने भेजा है कि हम तुम्हारे ऊपर रूल करें, इसलिए रूल करता है। तो जॉन लॉक ने कहा कि ये बात गलत है और ऐसा कुछ नहीं होता है वास्तव में। इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम रखा इन्होंने टू ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट। ये बहुत अहम है, किताब का नाम भी याद रखना है बेटा, टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट। मॉन्टेस्क्यू है, मॉन्टेस्क्यू ने लिखा है द स्पिरिट ऑफ द लॉज, द स्पिरिट ऑफ द लॉज, एंड रूसो ने लिखा है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। बुक का नाम बहुत अहम है, इसको याद रखना बेटा आप लोग। जॉन लॉक ने आइडिया दिया कि कोई भी डिवाइन राइट ऑफ किंग नहीं होता है, अगर किसी को राजा बनना है तो उसके अंदर वो क्वालिटी होनी चाहिए। रूसो ने क्या कहा? सोशल कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि समाज में एक अनुबंध होना चाहिए, आपस में मेलजोल होना चाहिए, तालमेल होना चाहिए, तभी हमारा समाज आगे बढ़ सकता है। मॉन्टेस्क्यू ने बात किया सेपरेशन ऑफ पावर की। उन्होंने कहा कि लेजिस्लेटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर और जुडिशरी पावर, ये सब सेपरेट होने चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए। ये लोग यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से काफ़ी इंस्पायर्ड थे, क्योंकि यूएस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है जहाँ पर डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को जगह दी गई। तो इस तरीके से जो फ्रांस के क्रांतिकारी थे, जो फ्रांस के फिलोसोफर्स थे, वो यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में भी काफ़ी इंस्पायर थे। और इन तमाम आइडियाज़ जो भी ये स्कॉलर्स दे रहे थे, जॉन लॉक, रूसो और मॉन्टेस्क्यू, ये तमाम के तमाम सलून और कॉफ़ी हाउसेस में डिस्कशन का टॉपिक बनने लगे। इस तरीके से देख सकते हैं आप, यहाँ पिक्चर में बैठे हुए लोग हैं, काफ़ी सारे स्कॉलर्स हैं यहाँ पर, फिलोसोफर्स हैं, जो नए नए आइडियाज़ को डिस्कस कर रहे हैं और एक नई थिंकिंग डेवलप हो रही है। अब इसके बाद में चूंकि वहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम था, जैसा कि हमने अभी देखा, जो वहाँ की पूरी सोसाइटी थी, वहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस था, सब्सिस्टेंस क्राइसिस था, और जो वहाँ का किंग था वो टैक्स पर टैक्स बढ़ाया जा रहा था। तो किंग वहाँ का जनरल स्टेट की असेंबली बुलाता है, स्टेट्स जनरल की मीटिंग बुलाता है 5 मई 1789 को, 1789 को। ये मीटिंग रहता है ताकि कुछ टैक्स प्रपोजल्स थे किंग की तरफ से, उसको पास किया जा सके। और इस मीटिंग में रिप्रेजेंटेटिव्स फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेट से आए। फर्स्ट और सेकंड स्टेट से 300 मेंबर्स आए थे, फर्स्ट से भी 300, सेकंड से भी 300। थर्ड जो स्टेट है वहाँ से 600 मेंबर्स आए। लेकिन जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ देखा गया कि सारे डिसीजंस जो हैं वो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के मेंबर्स ही ले रहे हैं, जो राजा के आसपास के लोग हैं वही डिसीजन ले रहे हैं, और थर्ड स्टेट जबकि उनके नंबर ज़्यादा है उनसे कोई भी राय मशवरा नहीं ले रहा था। तो इस वजह से ये लोग वहाँ खड़े थे पीछे और इनसे कोई भी कंसल्टेशन नहीं हो रही थी। देख सकते हैं आप यहाँ पर पिक्चर में
कि यहाँ पर फर्स्ट स्टेट और थर्ड स्टेट के लोग बैठे हुए हैं, लेकिन बैक साइड में चारों तरफ देखिए कुछ खड़े हुए लोग दिख रहे हैं, ये सब के सब थर्ड स्टेट से थे। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम था कि उनको बैठने के लिए जगह भी नहीं दी जा रही है, ना ही उनसे उनकी बातें सुनी जा रही हैं। तो इस वजह से थर्ड स्टेट की एक डिमांड थी 1 मेंबर 1 वोट। उन्होंने कहा कि 300 मेंबर आपके फर्स्ट स्टेट में है, 300 मेंबर सेकंड स्टेट में है, और हमारे पास से 600 मेंबर हैं, तो आप लोग वोटिंग करा लीजिए, अगर जो मेजॉरिटी में रहेगा उसकी बात को हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। थर्ड स्टेट को पता था कि इनका नंबर ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली जीत इन्हीं की होनी है। तो इस जो प्रपोजल था, जो डिमांड था, इसको राजा ने रिजेक्ट कर दिया, और इस तरीके से थर्ड स्टेट को लग गया बुरा, और वो अपने आप को वहाँ से अलग कर लिए। उस महफिल से ही उन्होंने उठकर बाहर चले गए। अब बाहर कहाँ जाएंगे? बाहर एक टेनिस कोर्ट है जहाँ पर ये लोग ओथ लेंगे। इस इवेंट को टेनिस कोर्ट ओथ के नाम से जाना जाता है। 20 जून 1789 इस टेनिस कोर्ट के ओथ में थर्ड स्टेट ने डिक्लेयर किया खुद से कि हम एक नेशनल असेंबली बनाएंगे। ये तमाम लोग यहाँ पर खड़े होकर कह रहे हैं वी आर डिक्लेयरिंग अबाउट नेशनल असेंबली, और इन तमाम ने ये शपथ लिया कि हम तब तक यहाँ से जाएंगे नहीं जब तक यहाँ से हम जुदा नहीं होंगे, जब तक हम एक संविधान अपने लिए नहीं बना लें। तो नेशनल असेंबली इन्होंने फॉर्म कर ली, और ये अब कह रहे हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। ये तमाम चीज़ें थर्ड स्टेट के लोग करें। इनका गोल क्या था? लिमिट पावर्स ऑफ मोनार्क। ये मोनार्क को हटाना नहीं चाहते थे, ये राजा को हटाना नहीं चाहते थे, सिर्फ उसके पावर को लिमिट करना चाह रहे थे, और चाह रहे थे कि तमाम लोगों की बातें सुनी जाए। अब इस टेनिस कोर्ट ओथ में 2 नाम काफ़ी अहम हो जाते हैं। मीराबेऊ जो कि एक नवाब थे, नोबेल थे, और अब्बी सेस जो कि प्रिंस थे, ये लीडर बने। अब ये देख सकते हैं कि ये नोबेल और लीडर फर्स्ट और सेकंड के हैं। ये दोनों लीडर्स जो हैं फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के हैं, बट दे आर लीडिंग द टेनिस कोर्ट ओथ। अब इसके बाद में एक बहुत बड़ा डर होता है लोगों को, और जो भी नोबेल्स थे, जो भी फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग थे, अब उनको डर हो रहा है कि अब फ्यूडलिज्म खत्म हो जाएगा, तो हमारी दुकानें बंद हो जाएंगी और हमें अब चीज़ें नहीं मिलेंगी। रूमर्स ऑफ ब्रिगेड सेंट बाय नोबेल्स, ऐसा रूमर फैलाया जाने लगा कि नवाब जो है वो अब गुंडों को भेज के लोगों से मारेंगे और उनको पीटेंगे। पीजेंट्स अटैक्ड चेटक्स, बर्न डॉक्यूमेंट्स। तो जो भी रिकॉर्ड ऑफिस थे उस टाइम पे, जो जहाँ पर डॉक्यूमेंट्स रखे जाते थे, उन तमाम पर किसानों ने हमला कर दिया और लूटपाट शुरू कर दिया, जलाना शुरू कर दिया। जो वहाँ पर नोबेल्स थे, नवाब थे, वो सब भाग खड़े हुए। 4 अगस्त 1789 को 1789 को एक असेंबली में ओथ लिया था, जो नेशनल असेंबली बनाई थी, और अब 2 साल के बाद 1791 में ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन बना के पेश करेंगे। तो फ्रांस बिकेम ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। दैट मीन्स देयर विल बी ए मोनार्क, देयर विल बी ए किंग, बट ही वुड बी गाइडेड बाई ए कॉन्स्टिट्यूशन। सो जुडिशरी बनाई गई। जुडिशरी में जजेस होंगे जिनका इलेक्शन होगा, लोग इलेक्ट करके जुडिशरी को बनाएंगे। एग्जीक्यूटिव जो होगा उसमें किंग है, जो राजा था, उसके मिनिस्टर्स होंगे, और लेजिस्लेचर जो है इसमें एक नेशनल असेंबली होंगी जिसमें 745 मेंबर्स होंगे, और ये लोग लेजिस्लेचर के मेंबर होंगे। तो इस तरीके से जो पावर था जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का, जो मॉन्टेस्क्यू का आइडिया था, वो यहाँ पर इंप्लीमेंट किया गया। और एक चीज़ जो सबसे अहम थी, यहाँ पर सब लोगों को राइट टू वोट नहीं मिला, सिर्फ एक्टिव सिटीजन्स को ही वोट देने का अधिकार मिला। ये बात आप याद रखेंगे। हो सकता है कि एमसीक्यू के ट्रिक में आपसे पूछ ले कि तमाम लोगों को वोट देने का अधिकार दिया गया, तो ये गलत होगा। सिर्फ वही लोग वोट दे सकते थे जो एक्टिव सिटीजन थे। अब एक्टिव सिटीजन की डेफिनेशन क्या है? सबसे पहले कि वो आदमी होना चाहिए, मैन, और वो लोग जिनके पास प्रॉपर्टी है। तो मैन विथ प्रॉपर्टी, इन्हीं लोगों की ही वोट देने का अधिकार मिला इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791। इसके अलावा एक डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन पास किया गया, जिसमें एक इंसान को, एक व्यक्ति को क्या क्या अधिकार मिलते हैं, उन तमाम चीज़ों का मेंशन किया गया, जिसमें सबसे पहले राइट टू लाइफ, यानी हर एक व्यक्ति को जीने का अधिकार है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड ओपिनियन, हर एक इंसान को बोलने का और अपने राय का इजहार का आज़ादी है। इसके अलावा इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने सब बराबर हैं। और राइट्स आर नेचुरल एंड इनएलिनेबल, जो राइट्स हैं, आप जो अधिकार आपको मिले हैं, ये प्राकृतिक तौर से है और इसे कोई आपसे हटा नहीं सकता है। ड्यूटी ऑफ स्टेट टू प्रोटेक्ट देम, ये सरकार की जिम्मेदारी होगी, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होगी कि तमाम राइट्स को प्रोटेक्ट करे। अब इस तरीके से फ्रांस एक रिपब्लिक की तरफ बढ़ेगा, मोनार्की खत्म होगी। वॉर होता है प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के साथ 1792 में, और जैकोबियंस जो हैं एक नया ग्रुप है, एक पॉलिटिकल ग्रुप है, क्लब जैकोबियन क्लब के नाम से जाना जाता है, इनका राइज होता है। 21 सितंबर 1792 को मोनार्की को खत्म करके रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो ये सबसे बड़ा जो बदलाव आता है, आप अगर चेन ऑफ इवेंट्स देखें तो सबसे पहले 1789 में नेशनल असेंबली बनती है और ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग एक कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करेंगे। 1791 में एक कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम होती है, और फिर आगे चल के 1 साल के बाद 1792 में जो वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी उसको एंड करके अब रिपब्लिक फॉर्म हो जाता है। इस तरीके से 21 जनवरी 1793 को लुइस 16 जो कि बोर्बन डायनेस्टी से रिलेटेड थे, इनको मार डाला जाता है
और बाद में मैरी एंटोइनेट जो कि उनकी रानी थी उनको भी मार दिया गया। तो इस तरीके से जो मोनार्की थी वो खत्म हो गई और रिपब्लिक इस्टेब्लिश हो गई। अब इसके बाद आता है रेन ऑफ टेरर। 1793 में जब राजा और रानी दोनों को मार दिया गया तो अब वहाँ पर रिपब्लिक इस्टेब्लिश हो गया और अब इसका जो लीडर है वो है मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियरे। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियरे जो है इसने बहुत ही सख्त कानून बनाए, जो भी किंग के सपोर्टर्स थे उन तमाम को चुन चुन के मारना शुरू किया और मारने के लिए एक नए किस्म का नए तरीके का इसने एक मशीन ईजाद किया था जिसे गुलेटिन के नाम से जानते हैं। जितने भी दुश्मन थे रिपब्लिक के उन तमाम लोगों को इसने पनिश करने के लिए गुलेटिन किया। गुलेटिन एक तरह की मशीन होती थी, इसमें इंसान को लिटा या बिठा दिया जाता था और उसका सर एक लकड़ी के ऊपर रखा जाता था और ऊपर से एक कटर मशीन के जैसा रहता था जिससे उसका सर अलग कर दिया जाता था। तो एक तरीके से ये एक सज़ा देने का इसने तरीका बनाया। जो भी उसके खिलाफ बोलता था, जो भी रिपब्लिक के खिलाफ बोलता था या कोई भी अगर किंग के खिलाफ या पुराने रीति रिवाजों के खिलाफ के बारे में अगर कोई सपोर्ट करता था तो उसको वहाँ पर वो पनिशमेंट देता था इस तरीके से उसको गुलेटिन करके। जो मीट और ब्रेड थे, रोटी और गोश्त, इसको राशन कर दिया गया, यानी कि अब गवर्नमेंट उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगी। और जो वेजेस थे, जो लोगों की सैलरी थी, उसको भी कंट्रोल किया गया। बाद में रॉबेस्पियरे को खुद कन्विक्ट किया जाता है, उसके खिलाफ इल्ज़ाम साबित होता है और उसको जुलाई 1794 में उसको भी इसी मशीन के जरिए से एग्जीक्यूट किया जाता है, मार डाला जाता है। तो इस तरीके से ये जो 1793 से 94 का जो टाइम पीरियड है इसको रेन ऑफ टेरर के नाम से जानते हैं, जो आपको याद रखना है। इसके बाद आता है डायरेक्टरी एंड राइज ऑफ नेपोलियन। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की फॉर्म होती है। आप ये इवेंट्स का क्रोनोलॉजी याद रखिएगा। सबसे पहले आप याद रखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, ये कब फॉर्म हुआ? जब कॉन्स्टिट्यूशन बना 1791 में। उसके बाद में 92 में आपका रिपब्लिक बन जाता है, रिपब्लिक। और आगे चल के 93 के बाद यहाँ पर डायरेक्टरी गवर्नमेंट आती है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो रिपब्लिक फॉर्म करने वाले कौन लोग थे? जैकोबियंस थे, जो जैकोबियन क्लब के मेंबर्स थे। तो अब उनका फॉल शुरू होगा और पावर जो है अब वो वेल्दी मिडिल क्लास के पास चला जाएगा। डायरेक्टरी क्या है? 5 मेंबर की एक एग्जीक्यूटिव होती थी, जिसमें चूंकि रिपब्लिक वाले पीरियड में जब जैकोबियंस का रूल था तो उस टाइम पे एक ही व्यक्ति था जो सारे डिसीजंस लेता था। अब क्या कहा लोगों ने कि एक 5 मेंबर की एक बॉडी बनाई जाए, एक एग्जीक्यूटिव बनाई जाए, जिसे डायरेक्टरी के नाम से कहा गया। क्लैशेस विद लेजिस्लेटिव काउंसिल, इंस्टेबिलिटी। अब ये लोग भी, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी, जो वहाँ पर कानून बनाती थी, उससे हमेशा क्लैश होता रहता था, जिसकी वजह से इंस्टेबिलिटी थी। अब रिजल्ट क्या हुआ? राइज ऑफ मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्ट। अभी शुरू हुआ था कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से, उससे पहले एब्सोल्यूट मोनार्की था। ये एक चेन ऑफ इवेंट है। सबसे पहले एब्सोल्यूट मोनार्की था, उसको खत्म करके कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाया गया। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से रिपब्लिक, फिर डायरेक्टरी गवर्नमेंट। अब डायरेक्टरी गवर्नमेंट भी हटेगी और एक मिलिट्री डिक्टेटर आएगा जिसका नाम है नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन आगे चल के कुछ ही सालों बाद अपने आप को एम्परर के तौर पर ताज पहना लेगा 1804 में। 1804 में नेपोलियन जो है वो इन तमाम स्टेबिलिटी का फ़ायदा उठाकर, इंस्टेबिलिटी का फ़ायदा उठाकर अपने आप को वहाँ का शासक घोषित कर लेगा। अब एक सवाल पैदा होता है कि क्या विमेन, महिलाएं भी इस रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट कर रही थीं? उनका क्या रोल था इस पूरे फ्रेंच रेवोल्यूशन में? समझने की बात है कि चूंकि फ्रांस की जो सोसाइटी थी उसमें प्रॉब्लम हर कोई फेस कर रहा था, तो ऑब्वियस सी बात है महिलाएं भी उसमें पार्टिसिपेट करेंगी। इसमें बहुत ही एक्टिव पार्टिसिपेंट्स थे, बहुत सारे क्लब्स बनी थी महिलाओं की। ये प्रोटेस्टर्स के तौर पर भी शामिल हुई और इन्होंने फेस्ड लोअर वेजेस। इनको भी वही प्रॉब्लम थी कि इनके वेजेस बहुत कम थे, ये अगर काम करती थी तो सैलरी बहुत कम मिलती थी, इनको वोटिंग राइट भी नहीं था। तो ये तमाम चीज़ें थी जिसमें महिलाओं ने काफ़ी बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया। इनकी डिमांड क्या थी कि ताकि उनको वोट देने का अधिकार मिले और उनको भी ऑफिसेस में बैठने का अधिकार मिले, वो भी कुछ पोजीशन होल्ड कर सकें। अब इससे गेन क्या हुआ? इस रेवोल्यूशन से महिलाओं के लिए जो गेन हुआ वो ये हुआ कि उनको स्कूलिंग का मौका मिल गया। डाइवोर्स जो है वो लीगल बना दिया गया। अब महिलाएं चूज़ कर सकती हैं कि उसको अपने पति के साथ रहना है या नहीं रहना है। इसके अलावा उनको ट्रेनिंग भी दिया जाने लगा। वोटिंग राइट का जो अधिकार है जब 1791 में मिला था, वोट राइट टू वोट, तो उसमें महिलाओं को नहीं दिया गया। जैसे मैंने अभी क्लैरिफाई किया था कि 1791 में वो मेन को मिला था जिनके पास प्रॉपर्टी थी। अब विमेन को कब मिला? विमेन को बहुत लेट में मिला, 1946 में जाके विमेन को राइट टू वोट मिला। इस तरह से देखें, एक स्लेवरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी फ्रांस की सोसाइटी के लिए। और स्लेव ट्रेड जो होता था वो ट्रायंगुलर ट्रेड होता था। स्लेव लोग निकलते थे यूरोप से और यहाँ से स्लेव को कैप्चर करते थे और वापस अमेरिका में ले जाके वहाँ के प्लांटेशन जो क्रॉप होती थी वहाँ पर लोगों को बेच देते थे और फिर यहाँ से सामान खरीद कर वापस यूरोप। इस तरीके से ट्रायंगुलर ट्रेड चल रहा था। कॉलोनीज जो थी कैरेबियन में वो शुगर और टोबैको इंपोर्ट करते थे यहाँ से,
कैरेबियन आइलैंड जो हैं ये अमेरिका के पास हैं, तो यहाँ से चीज़ें यूरोप जाती थी, यूरोप से लोग जाते थे अफ्रीका, और अफ्रीका से स्लेव्स को लेते थे और फिर ले जाके अमेरिका में छोड़ देते थे टी कॉफ़ी प्लांटेशन में और शुगर प्लांटेशन में। तो इस तरीके से यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका का एक ट्रायंगुलर ट्रेड रूट बन गया था। एक कन्वेंशन आया था 1794 में जिसके जरिए से स्लेवरी को एबॉलिश कर दिया गया, लेकिन जब नेपोलियन आता है तो इसने दोबारा से री इंट्रोड्यूस किया, दोबारा से शुरू किया स्लेवरी का सिस्टम, लेकिन फाइनली 1848 में स्लेवरी एबॉलिश हुई फ्रांस और यूरोप से। अब रेवोल्यूशन का एवरीडे लाइफ में क्या इंपैक्ट पड़ा? तो सबसे पहली चीज़ थी सेंसरशिप। राजा के ज़माने में कोई भी राजा के खिलाफ बोल नहीं सकता था। जब जैकोबियंस की गवर्नमेंट आई, जब रिपब्लिक बना, उस टाइम पे भी अगर कोई गवर्नमेंट के खिलाफ बोलता था तो एक सेंसरशिप था। अब उस सेंसरशिप को ख़त्म कर दिया गया और फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है, हर एक व्यक्ति स्वतंत्र था कुछ भी बात करने के लिए, कुछ भी बोलने के लिए। ये एक बड़ा अचीवमेंट है जो आज के ज़माने में भी लोगों को मिला है। दूसरा क्या है? मीडिया, न्यूज़पेपर, पैम्फलेट, सॉन्ग्स, ये सब फ्लोरिश हुए और वो आज तक उसकी लेगेसी हम देखने को हमें मिलती है। इसके अलावा जो कल्चर है वो भी काफ़ी बदल गया, फैशन चेंज हुए और एक नया टाइटल यूज़ होना शुरू हुआ, सिटीज़न का। इससे पहले नागरिक का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, वो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद शुरू हुआ। अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ और क्या लीगेसी है फ्रेंच रेवोल्यूशन की? तो कुछ आइडियाज़ हैं, जैसे लिबर्टी है, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी। ये आइडियाज़ हमें फ्रेंच रेवोल्यूशन से मिलते हैं। एक बहुत बड़ी समस्या जो थी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम थी फ्यूडलिज्म की, साम्यवाद की। वो प्रॉब्लम थी साम्यवाद की। तो उस प्रॉब्लम को भी ख़त्म किया गया और इस मूवमेंट से, फ्रेंच रेवोल्यूशन से, बहुत सारे डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स जो यूरोप में वो इंस्पिरेशन लेते हैं। इंडिया के भी कई लोग हैं जिसमें टीपू सुल्तान और राजा राममोहन रॉय, इनके भी कनेक्शंस रहे हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन से। तो ये तमाम चीज़ें इस बात को दर्शाती हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांस की जो क्रांति थी वो काफ़ी ज़्यादा अहम और इम्पॉर्टेंट था। Thanks for watching. This was a complete revision of the chapter. If you like this video, please hit the like button and subscribe our YouTube channel.